हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री का एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, हर कंपटीशन एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री ये कौन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री हमारे भारत के सरकार के प्रमुख होते हैं, मतलब सरकार के अध्यक्ष होते हैं, राजनीतिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, हमारे भारत में राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा पद होता है। अब जिस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं फ्रेंड, इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इसके बाद में ये कार्य कैसे करते हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री अब तक कौन कौन रहे हैं, इन सभी के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, तो हमारे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब ये जो शब्द आया यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था, तो संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे भारत में हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है और ये संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से प्राप्त की है। ठीक है, तो हमारे भारत में जिस संसदीय शासन प्रणाली की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें कार्यपालिका, ठीक है, इसमें जो कार्यपालिका होती है, तो कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। आ रहा समझ में, कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है फ्रेंड, तो निम्न सदन का मतलब क्या होता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि निम्न सदन का मतलब है यहाँ पर लोकसभा। आ रहा समझ में, यहाँ पर ये जो निम्न सदन है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है लोकसभा। तो जो कार्यपालिका होती है, अब कार्यपालिका का मतलब क्या है फ्रेंड, तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार और आप समझ लीजिए। कार्यपालिका का अर्थ होता है कि विधायिका के द्वारा जो विधि बनाई जाती है, कानून बनाया जाता है, अधिनियम बनाया जाता है, उसे लागू करने का कार्य जिस संस्था के द्वारा किया जाता है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, हमारे भारत में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। अब जो अस्थायी कार्यपालिका होती है तो इसमें हमारे राजनीतिक प्रमुख होते हैं और उधर स्थायी कार्यपालिका में हमारे अधिकारी वर्गों को शामिल किया जाता है। अब जो अस्थायी कार्यपालिका होती है, तो अस्थायी कार्यपालिका को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होता है हमारा वास्तविक कार्यपालिका और एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका में हम प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को शामिल करते हैं और नाम मात्र की कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति को हम शामिल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो केंद्र के स्तर पर भी कार्यपालिका होती है और राज्य के स्तर पर भी कार्यपालिका होती है। विधायिका केंद्र के स्तर पर भी होती है और राज्य के स्तर पर भी होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैं आपको पूरा विस्तृत पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। तो अभी आपको यहाँ पर सिर्फ ये जानना है कि जो हमारी कार्यपालिका होती है, तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो निम्न सदन के प्रति। अब विधायिका का निम्न सदन मतलब विधायिका का मतलब यहाँ पर संसद, और संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है, ये लोकसभा को कहा जाता है। तो हमारी कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। अब इसके बाद में तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, इस संसदीय शासन प्रणाली में हमारे भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति ये संवैधानिक प्रधान होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे राष्ट्रपति शासन के प्रमुख होते हैं, नंबर 1 संवैधानिक, नंबर 2 राजनीतिक, नंबर 3 दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना होगा संवैधानिक प्रमुख होते हैं या संवैधानिक प्रधान होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। हमारे राष्ट्रपति राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं और जो शासन होता है उसका संवैधानिक प्रधान होते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान ने कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसे प्रदान की है, तो राष्ट्रपति को प्रदान की है। लेकिन राष्ट्रपति हमारे भारत के सभी कार्य नहीं कर सकते, तो इनकी ओर से एक मंत्रिपरिषद कार्य करती है और यह मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती हैं उनका वास्तविक उपयोग ये मंत्रिपरिषद करती है, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला इसमें आ जाता है कि प्रधानमंत्री शासन के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। मतलब हमारी जो सरकार होती है
इस सरकार के प्रशासनिक प्रमुख हैं, सरकार के अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, और जो मंत्री परिषद होती है तो मंत्री परिषद की अध्यक्षता करते हैं, मतलब हमारी सरकार की अध्यक्षता करते हैं, मतलब हमारे सरकार के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और जितने भी मंत्री होते हैं ये इन्हीं के कहे अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये होती है संसदीय शासन व्यवस्था में हमारे राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री का रोल। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल आपको ध्यान रखना होगा, एक अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 74। तो आर्टिकल 74 इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो ये जो मंत्री परिषद होती है ये किसे सलाह देती है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो मंत्री परिषद होती है ये हमारे राष्ट्रपति को सलाह देती है। ये जो मंत्री परिषद होती है किसे सलाह देने के लिए होती है, तो हमारे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए ये मंत्री परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। ठीक है फ्रेंड, और ये जो मंत्री परिषद होती है तो इसका प्रधान कौन होता है, तो इसका प्रधान हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रियों में प्रधान होते हैं इसलिए इनको प्रधानमंत्री कहा जाता है। और ये जो मंत्री परिषद होती है इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक इसमें कैबिनेट मंत्री होता है और दूसरा इसमें राज्य मंत्री होता है। अब इसके बाद फिर तीसरा होता है उपमंत्री। और जो राज्य मंत्री होते हैं इनको फिर हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो सीधा हम इसको कह देते हैं राज्य मंत्री, और दूसरा हो जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले। ये 2 प्रकार के इसमें मंत्री होते हैं। तो इसको मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है, इसका टॉपिक आएगा अलग से मंत्री परिषद का, तो पूरा उसमें डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो यहाँ पर आप ये जानिए कि ये जो मंत्री परिषद होती है तो इस मंत्री परिषद का प्रधान हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी मंत्री परिषद होती है ये हमारे राष्ट्रपति को सलाह देती है। ये संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि आर्टिकल 74 में किसका प्रावधान किया गया है, तो ये मंत्री परिषद का प्रावधान है और इसके प्रधान हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और ये मंत्री परिषद हमारे राष्ट्रपति को सलाह देती है। इसके बाद फिर अगला आर्टिकल आता है, अगला इसमें देखिए कि जो प्रधानमंत्री होते हैं तो इन प्रधानमंत्री के लिए योग्यता क्या रखी गई है, तो इनके लिए योग्यता होती है कि पहली बात कि हमारे भारत के नागरिक होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली योग्यता ये है कि भारत के नागरिक होना चाहिए। और दूसरी योग्यता क्या है इनके लिए, तो दूसरी योग्यता ये है कि लोकसभा में सदस्य या लोकसभा में सदस्यता ग्रहण कर सके या लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो या सदस्य है, तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके बाद फिर 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो ये योग्यता जो व्यक्ति धारण करता है वह प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, तो लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो या सदस्य है तो उसे भी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो ये योग्यताएं फ्रेंड आपको जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर प्रधानमंत्री याद रखना कि ये निर्वाचित नहीं होते हैं, इनको हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री होते हैं, नंबर 1 चयनित होते हैं, नंबर 2 नियुक्त होते हैं, नंबर 3 निर्वाचित होते हैं, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 75 का खंड 1, तो अनुच्छेद 75 का खंड 1 इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब प्रधानमंत्री किस पार्टी का बनता है और जितने भी मंत्री होते हैं ये किस पार्टी के बनते हैं, तो 2 मिनट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए इसमें, तो जब लोकसभा का चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि जब चुनाव होता है लोकसभा का तो कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव बिल्कुल नहीं होता है। प्रधानमंत्री की तो हमारे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। चुनाव किसका होता है, लोकसभा का चुनाव होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री होते हैं, निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, चयनित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री हमारे नियुक्त होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब प्रधानमंत्री कब नियुक्त करते हैं, किस परिस्थिति में इन्हें नियुक्त करते हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव में जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है, और लोकसभा का चुनाव करवाता कौन है, तो हमारे जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग
हमारे लोकसभा का चुनाव करवाता है। ठीक है, अब लोकसभा का चुनाव हुआ और जिस पार्टी को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, उस पार्टी के नेता को हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। आ रहा समझ में? तो जिस पार्टी को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा तो एक बार पार्टी विचार करेगी कि किसे हमें प्रधानमंत्री बनाना है, तो पार्टी एक बार विचार कर लेगी कि हमें इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है। पार्टी विचार करके लिस्ट किसको दे देते हैं? हमारे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को जिस नाम के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, तो हमारे राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। आ रहा समझ में? और हमारे प्रधानमंत्री को हमारे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब मान लीजिए कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर हमारे राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे? अब जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर लोकसभा की 545 सीटें हैं, ठीक है। अब चुनाव हुआ तो मान लीजिए किसी पार्टी को 210 वोट मिली है, किसी को अपन ने देख लिया किसी को 200 मिली है, फिर किसी को 50 वोट मिली है, इस प्रकार से उनको मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि अलग अलग पार्टी को अलग अलग मत प्राप्त हुए हैं, मतलब अलग अलग सीटें प्राप्त हुई हैं। अब मान लीजिए किसी भी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमारे राष्ट्रपति ये देखते हैं कि किस पार्टी के पास सर्वाधिक मत हैं या सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं, हमारे राष्ट्रपति उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, भले उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त न हुआ हो। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि फिर 6 महीने के अंदर इस पार्टी को लोकसभा में अपना पूर्ण बहुमत सिद्ध करना होता है। आ रहा समझ में? तो हमारे राष्ट्रपति ने जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसको, उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया। फिर 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने से पहले लोकसभा में इनको विश्वास मत हासिल करना होता है। आ रहा समझ में? विश्वास मत हासिल करने का मतलब क्या है? तो विश्वास मत हासिल करने का मतलब ये है कि लोकसभा में सरकार की ओर से एक विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा और इसमें वोटिंग होगी। ठीक है, तो इस समय फिर कम से कम 273 सीटें प्राप्त करनी होगी सरकार बनाने के लिए, जिस पार्टी के नेता को हमारे राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो फिर जो पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई लेकिन सरकार बना ली है, तो इसे फिर गठबंधन करना पड़ता है, पार्टियों के सदस्यों को मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो भले गठबंधन की सरकार बने, लेकिन उस समय फिर उसको 6 महीने के अंदर अंदर बहुमत सिद्ध करना होता है लोकसभा में। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसके ऐसे प्रोसीजर होती है, प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें आर्टिकल 75 का पार्ट 2, मतलब अनुच्छेद 75 का खंड 2। अब अनुच्छेद 75 का खंड 2, इसमें क्या लिखा है ये देखिए। इसमें तो अनुच्छेद 75 के खंड 2 इसमें लिखा हुआ है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द आया फ्रेंड प्रसाद पर्यंत, तो प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है कि जब तक हमारे राष्ट्रपति की इच्छा होती है तब तक ये प्रधानमंत्री और इसके बाद में जो मंत्री होते हैं ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसके बाद में वैसे तो देखा जाए तो सामान्य परिस्थितियों में इनका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जितने भी मंत्री होते हैं ये हमारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर इनका पद निर्भर होता है। और वैसे तो इनका देखा जाए कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, या जब तक इनका लोकसभा में बहुमत है तब तक ये अपने पद पर कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल अगर देखा जाए वास्तव में तो जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक इनका कार्यकाल होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जब पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है या जब सरकार पूर्ण बहुमत की होती है, जैसे आज वर्तमान में हम देखें तो जो बीजेपी की सरकार है पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो इसमें जो प्रधानमंत्री हैं, अन्य मंत्री हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन जब सरकार गठबंधन की होती है तो गठबंधन का मतलब क्या हो जाएगा कि कई दलों से मिलकर जब सरकार बनाई जाती है तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, तो जब गठबंधन की सरकार होती है तो उस समय हम देखते हैं कि जब तक लोकसभा में बहुमत होता है तब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहता है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी, इसके बाद में ऐसे ही HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल का नाम सुना होगा, तो ये सब गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है
आर्टिकल 75 का पार्ट 3 अनुच्छेद 75 का खंड 3, इसमें लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? तो पहली बात तो ये कि जो मंत्रिपरिषद है इसका मतलब क्या है। तो मंत्रिपरिषद में थोड़ी देर पहले इसका अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। इस मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, जो आपको पहले मैं एक बार बता चुका हूँ अभी। तो इसमें एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, एक होता है अपना कैबिनेट मंत्री, और दूसरे हो जाते हैं हमारे इसमें राज्य मंत्री, और इसके बाद फिर तीसरा हो जाता है उपमंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और ये जो मंत्रिपरिषद है, इन मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और इन मंत्रिपरिषद की जब भी बैठक होती है तो प्रधानमंत्री इसमें अध्यक्षता करते हैं। तो वैसे तो एक साथ में सारे मंत्रियों की बैठक कभी नहीं होती है, ज़्यादा बैठक मंत्रिमंडल की होती है, सप्ताह में एक बार अवश्य होती है। अब इसके बाद में तो यहाँ पर ये जो मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब जब तक लोकसभा में इनका बहुमत है तब तक ये अस्तित्व में रहते हैं, और जैसे लोकसभा में बहुमत खत्म होगा इनकी सरकार समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इन्हें हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है। इसके बाद में सरकार को यदि अपना विश्वास मत प्रस्ताव पेश करना है तो ये विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश करती है सरकार। ध्यान रखेंगे आप कि विश्वास प्रस्ताव सरकार की ओर से पेश किया जाता है लोकसभा में, और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष दल की ओर से लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये सरकार को हटाने के लिए, सरकार को गिराने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है। और जब सरकार को अपना बहुमत हासिल करना होता है सदन में, लोकसभा में, तब लोकसभा में सरकार विश्वास प्रस्ताव पेश करती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और इसके बाद फिर अगर मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो ये पूरी सरकार समाप्त हो जाती है, पूरी सरकार खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो पूरी सरकार चली जाएगी। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। मतलब ये साथ साथ डूबते हैं, साथ साथ तैरते हैं। ये इनके बारे में ऐसा कहा जाता है मंत्रिपरिषद के बारे में, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है इसमें, अगला देखिए इसमें अनुच्छेद 75 का खंड 4 आर्टिकल 74 का पार्ट 4। तो अनुच्छेद 75 का खंड 4 इसमें लिखा है कि मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी मंत्री हैं इन सभी मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं हमारे प्रधानमंत्री को भी हमारे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रियों को और हमारे प्रधानमंत्री इन सभी को नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, परंतु इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें शपथ भी हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब इसके बाद फिर अगला आर्टिकल आ जाता है 75 का पार्ट 5 अनुच्छेद 75 के खंड 5। अब इसमें लिखा है कि यदि कोई भी मंत्री जो लगातार 6 माह की अवधि से संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। ये इसमें लिखा है 75 का पार्ट 5। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक मंत्री है, अब वह लगातार संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मतलब लगातार 6 महीने से उपस्थित नहीं है। ठीक है, अब लगातार 6 महीने से अनुपस्थित है सदन के किसी भी सदन में, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में। अब ध्यान रखें आप कि मंत्री लोकसभा के सदस्य भी बन सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी बन सकते हैं। दोनों ही सदनों के सदस्य मंत्री बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में तो जो भी मंत्री है, अब मान लीजिए कि वह लगातार अगर 6 महीने से एब्सेंट है, 6 महीने से लगातार अनुपस्थित है और दोनों ही सदन में नहीं आया, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, तो फिर 6 महीने की अवधि तक तो वह नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 6 महीने से अगर ज़्यादा हुआ तो इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। हर समझ में, जैसे इसकी सदस्यता समाप्त होगी तो यह मंत्री नहीं रहेगा।
ये आर्टिकल 75 के पार्ट 5 में लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये यहाँ पर अनुच्छेद 75 का खंड 5 समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर अगला आर्टिकल इसमें आ जाता है 75 का पार्ट 6, अनुच्छेद 75 का खंड 6। तो अनुच्छेद 75 का खंड 6, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कि जो मंत्रियों के वेतन होते हैं, इनके भत्ते होते हैं, इनका निर्धारण कौन करती है? तो इनका निर्धारण समय समय पर हमारी संसद विधि बनाकर करती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मंत्रियों के वेतन भत्ते इनका निर्धारण कौन करती है, तो इनका निर्धारण हमारी संसद करती है। तो संसद एक विधि बनाती है और विधि के माध्यम से इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। ये आर्टिकल 75 के पार्ट 6 या अनुच्छेद 75 के खंड 6 में ऐसा लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं या इनके कार्य क्या क्या हैं। तो देखिए इसमें प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। तो सबसे पहला इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में हमारे प्रधानमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी हैं या इनके कर्तव्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति के संबंध में हमारे प्रधानमंत्री की शक्तियां। तो आर्टिकल 78 इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्टिकल 78 या अनुच्छेद 78 इसमें क्या लिखा है? तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में लिखा हुआ है। आ रहा समझ में? इसमें किसके कर्तव्य हैं? तो हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में प्रावधान इसमें किया गया है। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे? तो पहला कर्तव्य हमारे प्रधानमंत्री का यह होता है, यदि हमारे राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से कोई सूचना मांगी है तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह सूचना राष्ट्रपति को दे। ठीक है, ये पहला कार्य हमारे प्रधानमंत्री का हुआ राष्ट्रपति के संबंध में। इसके बाद फिर इन्हीं का हमारे प्रधानमंत्री का ही दूसरा कर्तव्य क्या होगा? तो दूसरा कर्तव्य हमारे प्रधानमंत्री का यह है कि यदि मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है या फिर मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय लिया है तो हमारे प्रधानमंत्री उस निर्णय को राष्ट्रपति को जाकर बताएंगे या उस निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे। ये भी इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 78 में या अनुच्छेद 78 में ऐसा लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर समय समय पर हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला इनका कर्तव्य क्या होता है? तो अगला इनका कर्तव्य हमारे प्रधानमंत्री का होता है कि जैसे हमारे भारत में कुछ संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी जिनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जो महान्यायवादी होते हैं तो महान्यायवादी की नियुक्ति में भी हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। इसके अलावा फिर ऐसे ही कैग के बारे में आप जानते होंगे। कैग, तो कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जब नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा तो इस समय भी हमारे प्रधानमंत्री इसमें सलाह देते हैं। इसके अलावा और भी जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, इसके बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य और भी जो अन्य आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के संबंध में भी हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ये हमारे प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं राष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला आ जाता है संसद के संबंध में। ठीक है, अब संसद के संबंध में पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संसद हम किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो संसद किससे किससे मिलकर बनती है तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो देखिए इसमें यहाँ पर जैसे संसद होती है तो ये हमारे राष्ट्रपति से, ठीक है, ये हमारे राष्ट्रपति से, लोकसभा से और इसके बाद फिर हमारी राज्यसभा से मिलकर बनती है। ये इनसे मिलकर हमारी संसद का गठन होता है। ठीक है, अब हमारे प्रधानमंत्री के कार्य संसद के संबंध में किस प्रकार के होते हैं ये हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला कार्य, तो सबसे पहला कार्य इनका यह होता है हमारे प्रधानमंत्री का कि हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखना है
क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स होती है, प्रीलिम्स के एग्जाम होती है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता कहाँ होते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता ये लोकसभा में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बहुमत दल के नेता हमारे प्रधानमंत्री कहाँ होते हैं। ठीक है, तो बहुमत दल का नेता हमारा प्रधानमंत्री लोकसभा में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बहुमत प्राप्त करने की बात आती है, बहुमत सिद्ध करने की बात आती है, फ्लोर टेस्ट की बात आती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही होता है। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी सरकार गठबंधन की सरकार बनती है, ठीक है, अगर गठबंधन की सरकार बनी है तो सरकार को अपना बहुमत कहाँ सिद्ध करना होगा? तो सरकार को अपना बहुमत लोकसभा में सिद्ध करना होता है। और लोकसभा में हमारे प्रधानमंत्री जिस पार्टी के पास बहुमत होता है, उस बहुमत दल का, उस बहुमत जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त है, उस बहुमत प्राप्त वाली पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है। और ये बहुमत दल का नेता कहाँ पर होता है? लोकसभा में होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला इनका कार्य होता है हमारे प्रधानमंत्री का कि अगर लोकसभा में इनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है प्रधानमंत्री से, तो हमारे प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। इसके बाद फिर अगला इनका जो कार्य है वो यह है कि सरकार के द्वारा जो भी नीतियां तय की जाती हैं, उन सभी नीतियों की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री संसद में करते हैं, मतलब लोकसभा में करते हैं। सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है कि सरकार के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। इसके बाद फिर अगला इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी मंत्री है, ठीक है, अगर कोई भी मंत्री है और वह मंत्री सदन में प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, मान लीजिए किसी संसद के सदस्य ने कोई भी प्रश्न पूछा मंत्री से और मंत्री उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो वह प्रश्न का उत्तर फिर हमारे प्रधानमंत्री देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्रियों पर जब प्रश्नों की बौछार होती है तो उनका उत्तर हमारे प्रधानमंत्री देते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये संसद के संबंध में हमारे प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा के अलावा हमारे राज्यसभा में भी अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पर भी जवाब देते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी सरकार की नीतियों से सदन के सदस्यों को अवगत कराते हैं हमारे प्रधानमंत्री, वहाँ पर भी जवाब देते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं संसद के संबंध में, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला इनका जो कार्य होता है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद क्या है? तो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मंत्रियों का समूह होता है, तो कौन कौन से मंत्रियों का समूह? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये जो तीनों मंत्रियों का समूह होता है उसे हम कहते हैं मंत्रिपरिषद, ठीक है। और इस मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि इनकी जब भी बैठक होती है तो हमारे प्रधानमंत्री इसकी बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में ये नीति निर्माता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, ठीक है। तो जो मंत्रिपरिषद होती है इसमें भी जो कैबिनेट होती है, मतलब मंत्रिमंडल होता है, तो ये मंत्रिमंडल स्तर के जो मंत्री होते हैं ये हमारे भारत के प्रमुख नीति निर्माता होते हैं। मतलब हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए प्रमुख रूप से जो नीतियों का निर्माण किया जाता है तो इस मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। और इस मंत्रिमंडल के प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में ये जितने भी मंत्री होते हैं तो इसके संबंध में हमारे प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं या इनकी शक्तियाँ क्या हैं। तो पहली बात, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं और इसके बाद में प्रधानमंत्री को ही हमारे राष्ट्रपति शपथ दिला देते हैं। इसके बाद फिर अब किसको कौन कौन से मंत्री बनाना है, ठीक है, तो जितने भी जैसे कैबिनेट मंत्री बनाना है, राज्य मंत्री बनाना है, उप मंत्री बनाना है, तो इन सभी की लिस्ट हमारे प्रधानमंत्री तैयार करते हैं। किसको कौन सा कैबिनेट, किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, इसके बाद फिर किसको अपना राज्य मंत्री बनाना है, किसको उप मंत्री बनाना है, किसको स्वतंत्र प्रभार देना है, तो ये सभी की लिस्ट हमारे प्रधानमंत्री तैयार करते हैं। तो ये भी हमारे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं। और ये जब पूरा एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं तो ये लिस्ट हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं और इन्हीं की सलाह से फिर हमारे राष्ट्रपति इन मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये इनका पहला कार्य हुआ प्रधानमंत्री का। इसके बाद फिर अब ये जो भी मंत्री हैं, ठीक है, तो जिन मंत्रियों की नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति के द्वारा,
अब मान लीजिए कि अगर ये मंत्री कभी कभी प्रधानमंत्री का कहना नहीं मानता है, तो जो मंत्री प्रधानमंत्री का कहना नहीं मानता है तो हमारे प्रधानमंत्री उस मंत्री से कहते हैं कि आप अपना इस्तीफ़ा दे दीजिए। और अगर यह मंत्री अपना इस्तीफ़ा नहीं देता है तो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इसको बर्खास्त करने के लिए, किसको, मंत्री को बर्खास्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में इसमें जितने भी मंत्री होते हैं इस मंत्रिमंडल में, चाहे मंत्रिपरिषद में, ये सभी मंत्री हमारे प्रधानमंत्री का कहना अवश्य मानते हैं। ये सभी लोग साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी निर्देश जारी किया जाता है उन निर्देशों का पालन इन सभी मंत्रियों को करना होता है। तो ये मंत्रिपरिषद के संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ होती है या उनके कार्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये इनके मंत्रिपरिषद के संदर्भ में महत्वपूर्ण इनका रोल होता है। इसके बाद में अगर कोई भी नीति का निर्माण करना है तो इस नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका हमारे प्रधानमंत्री की ही होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया यहाँ पर प्रधानमंत्री की शक्तियाँ या इनके कार्य क्या हैं, ये हमने आपको अभी बताया है। अब इसके बाद देखिए अगला इसमें आ जाता है अन्य शक्तियाँ या अन्य कार्य। तो हमारे प्रधानमंत्री इन शक्तियों या इन कार्यों के अलावा और भी कुछ कार्य या शक्तियाँ इनके पास होती हैं। तो देखिए इसमें अगला आ जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद फिर राष्ट्रीय विकास परिषद इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद फिर अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद, इसके भी अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर जो हमारी सेनाएं होती हैं तो इन तीनों सेनाओं का हमारे प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रमुख होते हैं। और संवैधानिक प्रमुख कौन है, हमारे राष्ट्रपति। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे कहा जाता है, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति को कहा जाता है। लेकिन राजनीतिक प्रमुख की अगर बात की जाए तो राजनीतिक प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद में जो केंद्र सरकार होती है तो केंद्र सरकार का मुखिया हमारा प्रधानमंत्री होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में जो हमारे राष्ट्र की विदेश नीति होती है तो राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में भी हमारे प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में हमारे देश को सही दिशा में ले जाना, हमारे देश के तकनीकी विकास में, हमारे देश के और आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक और जितने विकास हैं इन सभी विकासों को बढ़ावा देने में हमारे प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया प्रधानमंत्री के कार्य या उसकी शक्तियों के बारे में। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 1997 की बात है, 1997 में। तो 1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसीजन दिया था कि वह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था भले ही उस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो। ठीक है, तो 1997 में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि अगर मान लीजिए किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है लेकिन फिर भी उस पार्टी के किसी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में हमारे राष्ट्रपति नियुक्त कर लेते हैं, तो ये अगर 6 महीने के अंदर, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुआ और 6 महीने के अंदर अगर बहुमत प्राप्त कर लेता है तो ये प्रधानमंत्री बना रहेगा। ये इसमें डिसीजन दिया था हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने या हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया गया है और वह सदन का या संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदन की या संसद के सदन की, संसद का कोई सा भी सदन हो, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ठीक है, तो या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता उसे 6 महीने के अंदर लेना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है तो भले ही वह सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव 6 महीने के अंदर पूरे भारत में कहीं से भी जीतना पड़ेगा। ये इनका मतलब है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था इसका मतलब है ये। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि हमारा जो संविधान है तो संविधान के अनुसार यह लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री
संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन एक परंपरा से ऐसी बन गई है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे संविधान में उल्लिखित नहीं है। लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी का उदाहरण मैं आपको आगे बताता हूं कि हमारे भारत में कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री थे। तो हमारे भारत में ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? तो इसमें नाम आता है, पहला नाम इंदिरा गांधी जी का। तो जो इंदिरा गांधी जी थी ये हमारे भारत में संसद की राज्यसभा की सदस्य थी, तो ये प्रधानमंत्री रही हैं। इसके बाद फिर अगला नाम आ जाता है एच.डी. देवगौड़ा। तो एच.डी. देवगौड़ा ये भी राज्यसभा के सदस्य थे, फिर भी प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इसके बाद फिर अगला नाम आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी प्रधानमंत्री रहे हैं और ये राज्यसभा के सदस्य थे। और असम, ठीक है, जो असम से ये चुनाव जीतते थे, असम से इन्होंने चुनाव लड़ा था राज्यसभा के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहाँ से राज्यसभा के सदस्य हैं? तो ये असम से राज्यसभा के सदस्य थे जब ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे, उस समय की बात है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा का ही बन सकता है सदस्य और लोकसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। दोनों सदन में से किसी भी सदन का बन सकता है, लेकिन एक परंपरा से ऐसी बन गई है कि सब लोकसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जिस प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में अभी हमने आपको बताया था, उनके कार्य शक्तियों के बारे में बताया था, तो प्रधानमंत्री की कुछ भूमिकाओं का वर्णन है। तो देखिए इसमें ऐसा पहला नाम आता है हर्बर्ट मैरिसन का नाम। तो हर्बर्ट मैरिसन ने क्या कहा है प्रधानमंत्री के बारे में, ये आप देखिए। तो हर्बर्ट मैरिसन ने कहा है कि सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख होता है, लेकिन आज उसके दायित्वों में बहुत परिवर्तन आया है। ये हर्बर्ट मैरिसन ने कहा है प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे फिर अगला वर्णन आता है सर विलियम वर्नर हारकोर्ट का। तो इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री तारों के बीच एक चंद्रमा होता है। ये इन्होंने कहा, कौन? सर विलियम वर्नर हारकोर्ट ने कहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारों के बीच चंद्रमा होता है प्रधानमंत्री, ये किसने कहा है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सर विलियम वर्नर हारकोर्ट ने ऐसा कहा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है जेनिंग्स का नाम। तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि यह मतलब प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री सूर्य के समान होता है जिसके चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं या परिभ्रमण करते हैं। ये इन्होंने कहा है सर आइवर जेनिंग्स ने। तो एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये किसने कहा था कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान होता है जिसके चारों ओर सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं या चक्कर लगाते हैं? ये सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। इनका कहने का तात्पर्य क्या था? इनका कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं, तो जितने भी सारे मंत्री हैं, इन सारे मंत्रियों को निर्देश देने का काम हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, और अगर कोई प्रधानमंत्री का कहना नहीं मानता है तो ऐसे मंत्रियों को हमारे प्रधानमंत्री इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं या फिर उन्हें बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे देते हैं तो पूरी सरकार ही खत्म हो जाती है, पूरी सरकार भंग हो जाती है। तो इसलिए सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि ये सूर्य के समान होते हैं और जितने भी ग्रह हैं ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब जितने मंत्री हैं ये सारे मंत्री हमारे प्रधानमंत्री के कहे अनुसार कार्य करते हैं। ये सर आइवर जेनिंग्स का कहना है। इसके बाद फिर अगला जाता है मुनरो का कथन। तो मुनरो ने कहा है कि यह राज्य की नौका का कप्तान होता है प्रधानमंत्री। मतलब कि जो नौका होती है उस नौका का जो कप्तान होता है वो कप्तान नाव को चलाता है। तो ठीक ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री ये राज्य की नौका का कप्तान होता है, ये मुनरो ने कहा है। इसके बाद फिर अगला नाम आता है रेमजे मोर का नाम। ठीक है, अब अगला नाम है रेमजे मोर का। तो रेमजे मोर कहते हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री होता है तो राज्य के जहाज का मल्लाह का समान होता है। आ रहा समझ में? तो इन्होंने प्रधानमंत्री को किसकी संज्ञा दी है? तो इन्होंने कहा है कि राज्य के जहाज का मल्लाह कहा है इसको। किसको कहा है? प्रधानमंत्री को कहा है। ये रेमजे मोर ने कहा है। तो ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग स्टेटमेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसका कथन क्या था।
इसके बाद फिर जो ब्रिटेन की संसद है, तो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अहम होती है कि देखने वाले इसे प्रधानमंत्री सरकार कह देते हैं। ठीक है, और यही संसदीय शासन व्यवस्था को, इसी संसदीय शासन प्रणाली को हमारे भारत में भी इसे अपनाया गया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि हमारे भारत में कुछ ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसमें एक लिस्ट आपको याद रखना होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और किस राज्य के मुख्यमंत्री थे फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी यहाँ पर देखिए इसमें पहला नाम आता है मोरारजी देसाई का। तो मोरारजी देसाई ये मुख्यमंत्री रहे थे और कहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो ये बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब ये बम्बई राज्य का मतलब क्या है, अभी तो है ही नहीं बम्बई राज्य। तो 1960 से पहले की बात है, 1960 से पहले की बात है। पहले बम्बई राज्य हुआ करता था और इस बम्बई राज्य में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों शामिल थे। फिर इसी बम्बई राज्य में मराठी बोलने वाले कहने लगे कि हमको अलग महाराष्ट्र चाहिए और गुजराती भाषा बोलने वाले बोलने लगे कि हमको अलग गुजरात चाहिए। फिर 1960 में हम देखते हैं कि अलग एक राज्य बना जिसका नाम हुआ गुजरात और इधर महाराष्ट्र, और इसी महाराष्ट्र की राजधानी फिर बम्बई बनाई जाती है, जबकि इससे पहले ये बम्बई राज्य हुआ करता था। इसके बाद फिर अगला नाम आता है चौधरी चरण सिंह का। तो चौधरी चरण सिंह ये भी मुख्यमंत्री रहे थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे फ्रेंड, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। तो अब यहाँ पर लिखा है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश। तो अविभाजित उत्तर प्रदेश का मतलब ये है कि जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो 2000 की बात है, तो 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। तो जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उससे पहले की बात है, इसलिए इसको कहा जा रहा है अविभाजित उत्तर प्रदेश। इसमें 2 बार चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री रह चुके थे और बाद में फिर ये प्रधानमंत्री बने। इसके बाद फिर अगला नाम आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह का, जिसको हम बीपी सिंह के नाम से भी जानते हैं। इनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह गहरवार होता है और शॉर्ट फॉर्म में इनको हम बीपी सिंह कह देते हैं। तो ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और बाद में फिर आगे चलकर ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद फिर अगला नाम आता है पीवी नरसिम्हा राव। अब पीवी नरसिम्हा राव, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीवी नरसिम्हा राव का फुल फॉर्म होता है पामुलापर्ति वेंकटा नरसिंहा राव। ये इनका पूरा नाम होता है, आपको ध्यान रखना होगा। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे और बाद में फिर ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने थे फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है एच.डी. देवगौड़ा। तो अगला नाम है एच.डी. देवगौड़ा का और एच.डी. देवगौड़ा का फुल फॉर्म होता है हरदन नल्ली, ठीक है, हरदन हल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और बाद में ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर इसके बाद में अगले प्रधानमंत्री का नाम आता है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ये 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, चौथी बार और मुख्यमंत्री बने थे। फिर चौथी बार में उसी समय हम देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ और ये लोकसभा का चुनाव जीते, सांसद के रूप में निर्वाचित हुए और इन्हीं की नेतृत्व में अपन देखते हैं कि बीजेपी की सरकार बनती है केंद्र में और ये प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, और आज भी अपन देखते हैं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, अभी 2022 की बात है। तो ये कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम आपको ध्यान रखना होगा। ये प्रधानमंत्री किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इनके नाम आपको ध्यान रखना होगा कि ये पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे और बाद में आगे चलकर ये प्रधानमंत्री बने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट थी, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आज का हमारा यह प्रधानमंत्री का टॉपिक अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इसका जो बचा हुआ टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए और कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।